हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं और अब्दुल रहमान मिलकर स्टडी नॉर्वे के ऊपर सीरीज़ बना रहे हैं। अब्दुल रहमान हमारे व्यूअर हैं और बहुत बड़े, हमारे बहुत पुराना साथ है। ये पहले जर्मनी के लिए आए थे और अब ये नॉर्वे में माशाल्लाह से बैठे हैं। जर्मनी से ऊपर है नॉर्वे, बाय द वे। तो हमने प्रीवियसली वीडियोस बनाई हैं कि नॉर्वे में एडमिशन, पूरा एडमिशन प्रोसेस के बारे में वीडियोस बनाई हैं और वीज़ा प्रोसेस के बारे में वीडियोस बनाई है। वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, ऐसे ये रही। तो अब्दुल रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो बनाने के लिए, नंबर 1। और नंबर 2 कि भाई आप मुझे ये बताओ कि नॉर्वे पहुंच गए आप, कोरोना के टाइम पे पहुंचे थे, अगस्त में क्वारंटाइन कर लिया, उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करा? क्वारंटाइन के बाद आपको ना सबसे पहले तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी जाना होता है, ठीक है। सही। और यूनिवर्सिटी पे आप पे जाके आपको पता कुछ कुछ होते हैं। अब इसमें भी ना, अगर आप पे दो तरह के प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट जो मैं आपको कहूँगा कार्ड का, जैसे आपने रेजिडेंट कार्ड कैसे बनवाना है, ठीक कार्ड है। दिखा दो, फर्स्ट अपना रेजिडेंस परमिट दिखा दो। आपका ये होता है, रेजिडेंट कार्ड है आपका, सेम ये अपनी बनता शक्ल है। सिर्फ भाई, ये नॉर्वे का। ओ भाई, मैं मेरा भी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, वैसे यूरोप का सारा ऐसा ही सेम है। होता है यूरोप का। कितने कितने टाइम का मिलता है स्टूडेंट को ये मास्टर्स? 1 ईयर का मिलता है। अच्छा, आपको 1 ईयर का, मेरे पास ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मुझे टाइम हो तो गया है, मेरा भी पहला 1 ईयर ही का था। 1 ईयर का ही होता है सबसे पहले, इसके बाद अच्छा आपको फिर अच्छा, तो ये आपने, अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये अप्लाई, सबसे पहले आपने ये यूनिवर्सिटी जाना है। पहले आपने यूनिवर्सिटी पहुंचना है, उनसे अपनी चीजें वगैरह कलेक्ट करनी है, सारा कुछ। जो अगर आपने यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन लिया, यूनिवर्सिटी ही करो आप। लेकिन इसके बाद ये होता है कि फर्स्ट टाइम यही होता है कि आपने कोर्स रजिस्टर भी, सबसे पहला आपका मेन प्रोसेस है कि आपने कोर्स रजिस्टर कराने हैं जाके। जो आपकी डेडलाइन है, अपनी यूनिवर्सिटी से देखना है कि क्या डेडलाइन है, और उसके मुताबिक आपने कोर्स रजिस्टर करा देने हैं अपने। और फीस है, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है, वो हर जगह वो तो होता है जर्मनी जो में भी होता है। वैसे ठीक है। फ्री है एजुकेशन भाई, नॉर्वे ऐसे की फ्री है। बिल्कुल फ्री है एजुकेशन। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन आपने देने होता है, कितनी है सेमेस्टर भाई वो? कंट्रीब्यूशन आपने 900 नॉक्स देना होता है, 900 नॉक्स पाकिस्तानी? पाकिस्तानी इक्वल टू आपके, मुझे आइडिया नहीं कितना बन रहा है यूरोज में ये। बता दो। तकरीबन 90 यूरो, 90 यूरो। 90 यूरो, हाँ, 100 यूरो 90 यूरो कर लेते हैं, क्योंकि 10 नॉट्स, 10 क्राउन आपके 1 यूरो के बराबर होता है। तो यहाँ 90 मैं यूरो आगे आपको निकल सिर्फ गया। 6 महीने में देने हैं, सिर्फ 6 महीने 6 मंथ में के। आपने 90 यूरो, 100 यूरो आपकी। जर्मनी में 92 यूरोज होती है, आप लोग की 90 यूरो। 90 यूरो में आपने तो आपके पास प्रिंटिंग फैसिलिटी भी है, हर फैसिलिटी भी आपकी इंक्लूड है, जिस पे आपने हाँ, वो कंट्रीब्यूशन चार्जेस में तो मिलते हैं। आप सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसाइशें होती हैं भाई यूरोप में। और उसके 90 कंट्रीब्यूशन चार्जेस देना, कोई फीस नहीं है मतलब। अच्छा, तो आपने ये पे करी कंट्रीब्यूशन इस पे चार्ज, उसके बाद? कंट्रीब्यूशन के बाद सेकंड स्टेप आपका ये होता है कि आपने ना रजिस्टर कराना होता है। कोर्स रजिस्टर करा लिया यूनिवर्सिटी से, आप फर्स्ट सेमेस्टर के एनरोल हो, मतलब आपने कोर्स में ओके। रजिस्टर हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि दो तरह की प्रोसेसेस हैं। जिस तरह मेरे फ्रेंड्स थे और मैं थे, हमारी जो अपॉइंटमेंट थी ना रेजिडेंट कार्ड की, वो यूनिवर्सिटी ने बुक कराई हुई थी, पहले से ही? ठीक है। और पहले से पहले से बुक करा ली थी, और उन्होंने हमें डेट्स दी थी कि ये डेट्स हैं, इसमें आप जो जिस दिन अवेलेबल हो हमें अवेलेबिलिटी बता दो, ठीक है। और सेकंड स्टेप ये होता है कि आपको ना खुद भी बुक करा सकते हो। आप खुद ऐसे बुक करा सकते हो, जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था ना कि आपने यूडीआई से जाके फॉर्म फिल करना होता है, आपने लॉग इन करके। तो उसमें आपकी जब एप्लीकेशन ग्रांट हो जाती है ना, तो आप वहां पर यूडीआई, उसी यूडीआई की लॉग इन करोगे आप जाके, और वहां पर नीचे जाओगे तो वहां पर ऑप्शन होती है कि आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो खुद भी। अच्छा, अगर यूनिवर्सिटी ने इनकेस नहीं करवाई दी हाँ, यूनिवर्सिटी ने इन केस तो ये नहीं करवाई करना? भी तो खुद करवानी पड़ती है, वैसे तो क्योंकि यूजुअली यूनिवर्सिटी करा के रखती है। वैसे यूनिवर्सिटी कराती है, लेकिन कुछ चीजें हैं यूनिवर्सिटी जो आपको खुद भी करवानी पड़ती हैं, खुद भी हाँ, आपको कहती हैं। अच्छा, तो अब आपने टीआरसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं सबसे पहले? रेजिडेंट कार्ड के लिए तो आई थिंक से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए सिर्फ आपको, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए आपका होता होगा, और यूनिवर्सिटी से वो जो लेटर देती है। यूनिवर्सिटी का ये अकोमोडेशन की वो चाहिए होती है, आपको एक प्रूफ चाहिए होता है बस। हाँ, अकोमोडेशन का, उस पे अकोमोडेशन पे भी आते हैं। और कितनी फीस होती है रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने की? कोई फीस नहीं है, फ्री है? फ्री है, मास्टर्स वाले फ्री है। स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, बैचलर्स वालों को करनी पड़ती है। मास्टर्स के लिए फ्री है। आपको मतलब यहाँ पर इनकी वो है पॉलिसी, जो होता है पुलिस का, वहां पर जाना होता है बस उसी अपॉइंटमेंट वाले डे, जस्ट आपकी
वैसे भाई information। रेजिडेंस परमिट की फ़ी होती है, मैं सबको बताता चलूँ, सिर्फ मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए फ्री होती है। वो जर्मनी में भी होती है शायद, लैटविया में मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें भी फ्री होती है, मगर बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स को रेजिडेंस परमिट बनाने की फ़ीस देनी होती है। वो यूडीआई पे आपको उसके पैसे मिल जाएंगे, तकरीबन 300-400 यूरो होता है यूजुअली फ़ीस जो होती है, यूरोज़ में मैं बात कर रहा हूँ, मगर मास्टर्स वालों की फ्री होती है। अच्छा, आपने रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर दिया, वो कितने दिन में आ जाता है? रेजिडेंट परमिट का थोड़ा टाइम लगता है, आई थिंक सो आप कह सकते हो 15 डेज के अंदर आता है, 15 डेज। 15 दिन के अंदर, चलो इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम नहीं है, लेकिन 15-20 दिन के बाद रेजिडेंट कार्ड आ जाता है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने वही पहली बात है अपॉइंटमेंट बुक नहीं कराई हुई, तो बेहतर यही होता है कि आपने जब पाकिस्तान से आना होता है ना, आप यूडीआई से ना आप अपनी डेट्स को देख के ना कि आप किस दिन यहाँ पर आ रहे हो, अगर आपका मतलब नेक्स्ट ईयर करंटाइन का रूल है या नहीं है, तो वो करंटाइंस के डेज निकाल के आपको अपनी एजम्पशन में रखो कि ये इस दिन मैं स्टावंगर या कहीं पहुंच जाऊंगा, ठीक है, ऑस्लो, तो इस डेट के बाद मैं अवेलेबल हूँ, मैं अपॉइंटमेंट बुक करा सकता हूँ, तो आप वो पहले भी बुक करा दो, तो उस पर भी कोई नहीं है कि ये नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी की डेट्स भी चूज कर सकते हो अगर यूनिवर्सिटी आपको देती है, सही है, अदरवाइज आपको बुक करा सकते हो जाके यूडीआई से, वो आपके ऊपर है जैसा भी, और उसके कोई पैसे वैसे भी नहीं लगते उसके पैसे होते नहीं है। यूजुअली। तो कितना वेटिंग टाइम होता है अपॉइंटमेंट्स का? इतना ज़्यादा होता भी नहीं होगा। एडमिशन के टाइम होता है, मतलब डिपेंड करता है सिटी सिटी अच्छा, टू सिटी। वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले करवाना होता है ना ये सब? वीजा एक्सपायर होने से वीज़ा पहले नहीं, एक्सपायर नहीं होना एक्सपायर हो चाहिए। जाए नहीं नहीं, एक वो वीजा जो 30 डेज का वीजा मिलता है ना, 30 दिन का, सही है। उसमें जैसे आपको नॉर्वे एंटर होना होता है, इसके बाद अच्छा, बेशक वो वीजा एक्सपायर हो जाए, उसका इशू नहीं है। अच्छा, वो एक दफ़ा आपको एंटर हो गए आप, लीगली एंटर हो गए, अब आपने बस टीआरसी अप्लाई करना है, प्रोसेस है, या अपॉइंटमेंट में टाइम लग रहा है, इसकी आपकी कोई गलती नहीं है। 15 दिन में आपका टीआरसी बन के आ गया, सही है। मेरा 15 से 18 दिन में टीआरसी आ गया बन के। इसके हाँ, बाद फिर मैंने अपना बैंक अकाउंट अप्लाई करना होता है, क्योंकि नहीं ये सॉरी, इसके बाद ये होता है कि आपने वेट करना होता है टीआरसी के बाद, आपको ना एक इनका ना वो होता है नॉर्वेजियन आईडी नंबर 11 डिजिट्स का, उसके लिए वेट करना होता है, क्योंकि वो मेन चीज है आपकी ना, मतलब पूरी लाइफ अभी जब तक मैं यहाँ हूँ ना वही चलेगा नंबर फिनलैंड में भी 11 यही है। डिजिट्स का, ठीक है। तो अब उसके लिए वेट करना होता है, वो भी सीएनआईसी ऑलमोस्ट नंबर जैसे। हाँ सीएनआईसी आप कह सकते हो पाकिस्तान सीएनआईसी में, नंबर। तो वो ऑलमोस्ट 2 वीक्स लग जाते हैं उस पे आते हुए, उसको भी। वो जब आता है तो एक तो वो आपका नंबर हो गया, और सेकंड ये होता है कि उसके साथ आपके ना डॉक्टर की भी डिटेल आ जाती है, आपको ना डॉक्टर भी कुछ फ्री का यहाँ पर मिलता है। हाँ, कुछ फ्री है अब, और ये रेजिडेंस परमिट बनने के बाद करना होता है। ये रेजिडेंट गवर्नमेंट के बाद हाँ, का प्रोसेस है, आपको डॉक्टर का आ जाता है, वो आपकी डॉक्टर की भी इंफॉर्मेशन होती है कि ये आपका डॉक्टर अलॉट कर दिया गया आपको, अगर आपको भी इशू होता है तो आप इससे रब्ता कर सकते हैं। इसके जबरदस्त। बाद फिर नेक्स्ट स्टेप यही है कि आपने बैंक जाना होता है, अकाउंट में आप देखना पड़ता है। यहाँ पर ना मेन चीज दूसरी ये भी है कि बैंक आईडी होती है, जो आपकी ना बैंक आईडी रिक्वायर्ड होती है, अगर आपने ना जैसे हेल्थ का अगर कोई इशू है ना, जैसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेनी है, लॉगिन करके वो जो सारा सिस्टम ऑनलाइन होता है, लॉगिन के लिए ना वही आपको वो बैंक आपके आईडी सीएनआईसी नंबर ही से चलता है सारा। एनआईसी के नंबर से चलता है। तो हाँ, जो उसमें क्या है यूनिट। कि इजी प्रोसेस यही है कि पहले अगर आपको बहुत जल्दी अकाउंट चाहिए ना, तो आप स्पारे बैंक है यहाँ पर, एक स्पारे बैंक ऑस्ट्रो लंदन है, वन इस तरह का, तो उस पर अगर आप ओपन कराते हो ना, तो वो पाकिस्तान वालों को ना बैंक आईडी देते हैं, क्योंकि रिसेंटली मेरे एक दोस्त को मिला है, क्योंकि मेरा जो था ना स्टार्ट में मैंने अकाउंट खुलवाया था ना, वो स्पारे बैंक वन का खुलवाया था, जैसे एक स्पारे बैंक वन था, तो मुझे बैंक आईडी नहीं मिली थी, मुझे वेट करना पड़ा था। तो आपने बैंक अकाउंट ओपन कराना है, इसके बाद मेन अकाउंट आप कोशिश करो सारे जब भी आओगे तो डीएनबी का खुलवा लो। डीएनबी यहाँ पर अच्छा बैंक भी है और मेन बैंक भी है, उसमें ये है कि आपको ना सारी फैसिलिटीज जो जो आपको चाहिए पाकिस्तानियों को वो मिल जाती है इजीली। अच्छा, अब वो जो ब्लॉक अकाउंट में पैसे जमा कराए थे, वो कब आएंगे? वहां तक आ जाओ। वो आप लगा लो 1 मंथ आपका कार्ड पे लग गया बनते हुए, ठीक है, आपका ना सीएनआईसी वगैरह सारा बनते हुए आपको एक कार्ड एक आध मंथ को लग गया, ठीक है। नेक्स्ट आप कर लो कि 2 वीक्स आपके 2 से 3 वीक्स आप कह सकते हो अकाउंट में लगेंगे आपको। अकाउंट में लग गए, बैंक आईडी आते आते। बैंक वगैरह, बैंक आईडी तो नहीं, अकाउंट आपका एक दफा बन जाता है, बैंक आईडी आपको बाद में आती है, कभी भी वो आ उसका जाए। लेकिन ये है कि अकाउंट आपका आ गया, ठीक है, आपने बैंक जाना होता है, एग्रीमेंट साइन करना होता है, और आप उनसे लॉग इन करवा के, और क्योंकि जाहिर बात है सारा कुछ उनको थोड़ा बहुत, हमें इतना आइडिया नहीं होता शुरू में, इनकी इतनी वो थोड़े से अजीब से प्रोसेस है, सही है। तो लॉग इन वगैरह आप कराओ उनसे, और सारा कुछ करके आप मेरी अब जिस तरह मेरा स्पारे बैंक का ओपन हो गया,
जिस दिन मेरा ओपन हुआ मैं उसी दिन यूनिवर्सिटी आया, मैंने उनको कहा कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, मुझे जो मैंने आपको डिपॉजिट भेजा हुआ था वो आप मुझे वापस कर दो। ये आप और यूनिवर्सिटी गए या बैंक गए? यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में जाके आप, अब आपको ना यूनिवर्सिटी ना हमें ना जब हम आते हैं यहाँ पर तो एक ना बैंक कार्ड देती है, ये सिंपल कार्ड होता है। सही इस है, पे ना आपको कोड्स वगैरह कुछ नहीं होते, लेकिन इसका ये होता है कि इसमें ना आपके सारे फंड्स होते हैं जो जो आपने आपने यूनिवर्सिटी जमा को। कराए थे पैसे, हाँ, इसमें ये 12,000। होता है कि आप जस्ट ना यहाँ पर जाके ग्रोसरीज वगैरह कर सकते हो, और मतलब पैसे आप निकलवा सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये पाकिस्तान से ऑनलाइन ज्यादा पैसे रख के नहीं लाओ, मतलब 400-500 यूरो रख के ले आओ। 400-500 यूरो ले आओ, बाकी आपको यहाँ पर पहुंचोगे वो आपको हिसाब फौरन मिल कार्ड जाएगा। दे देंगे आपको यूनिवर्सिटी वाले, कार्ड फर्स्ट डे में, फर्स्ट डे ही पहले ही आपको दिन। कार्ड दे देंगे, और इससे आप पहले अपनी दिन। ग्रोसरीज वगैरह सब कुछ, किराए विराए पे कर सकते हो या नहीं? किराए से नहीं भेज सकते, किराए के पैसे आप पाकिस्तान से देकर आए थे? दे के आया था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको ये कार्ड मिल गया। अच्छा, ये अब नहीं, अब तो ये आपका नहीं चलता होगा ना, अब तो आपका ओरिजिनल बैंक कार्ड है। बैंक कार्ड चलता है अब तो, आपका रीजनल बैंक कार्ड होता है। वो ये है कि आपने यूनिवर्सिटी, जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है आपने यूनिवर्सिटी जाना है, आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है, फॉर्म होता है जो साइन करना होता है कि अब बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे प्रोसेस नहीं पता, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ कि एक फॉर्म था, मैंने उसको साइन किया, उसके ऊपर अपना न्यू अकाउंट नंबर दिया और उनको मतलब कह दिया कि यार मेरे अमाउंट सेंड कर दो, अब मेरे अकाउंट में, मेरा अकाउंट रेडी हो गया है। ठीक है। तो विद इन, मुझे याद है 3 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में पैसे आ गए थे पूरे मेरे। 12,000 यूरो एक साथ? हाँ, पूरे अब 12 वो साल एक साथ आप निकलवा लो। अच्छा, जब नेक्स्ट टाइम आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई करोगे तो आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी? बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, लेकिन इसमें अब 2 तरह की प्रोसेस है, या तो आप ये इतनी अमाउंट दोबारा शो करा दो, या आपके पास अगर कोई पार्ट टाइम जॉब है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट शो करा दो, अच्छा, दोनों चलेगा? दोनों चलेंगे। मतलब ये अमाउंट लोग पाकिस्तान भेज देते हैं? भेज देते हैं। आपने भेज दी? अभी नहीं भेजी। अभी भेजनी है। सही है भाई। ये हो गया सारा। टीआरसी कैसे अप्लाई किया, बैंक कार्ड कैसे अप्लाई किया, हेल्थ कार्ड कैसे अप्लाई किया। वो हेल्थ कार्ड वही CNIC नंबर होता है, या राशन कार्ड नंबर जो इंडियन लोग देख रहे हैं उनके लिए, तो वो आपका मेन होता है, उसी से हर चीज़ होती है। सब कुछ आपने करा और फिर आप यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी में एक फॉर्म फिल करा। कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ईस्टर्न नॉर्वे। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ईस्टर्न नॉर्वे, ओस्लो के पास इनकी यूनिवर्सिटी है जो कैपिटल सिटी है। और आपने वैसे अपने सारे पैसे वापस मंगवा लिए। अब उन पैसों का, जैसा इन्होंने बताया, तो आपके पास पार्ट टाइम जॉब जो इनके पास है उस पर भी आते हैं। और या तो आपने वापस से यही 12,000 यूरो शो करवा दिए, पाकिस्तान नहीं भेजे। अगर आप अमीर बाप के बेटे हो तो आपने वो पैसे जमा शो करा दिए, आप डैडी से बोल दोगे अपने, वो भिजवा देंगे। तो ऐसे आपका पूरा कहानी चलना शुरू हो गया। और इस पूरे प्रोसेस में पैसे आते आते कितने, 1.5-2 महीने लग गए आपको जर्मनी में, नॉर्वे में? बिल्कुल, 1.5-2 महीने में इनको सारे इनके पैसे वापस आ गए। मगर तब तक जो आपको खर्चा करना है, आप 400-500 यूरो रख कर लाओ, वो आपके इतने खर्च नहीं होंगे क्योंकि अकोमोडेशन का आपने पाकिस्तान से। मगर यूनिवर्सिटी आपको फर्स्ट डे ही एक कार्ड दे देगी, बैंक कार्ड, जिससे आप अपना खर्चा चला सकते हो। उससे पैसे नहीं निकाल सकते आप, बस पैसे निकाल सकते हैं, पैसे भी निकाल सकते हैं, कितने? ग्रोसरी भी कर सकते हैं, बट ऑनलाइन पे नहीं कर सकते कहीं। अच्छा, ऑनलाइन कहीं पे नहीं कर सकते। पैसे कितने निकाल सकते हैं? जितने चाहे? मेरे ख्याल से लिमिट होती है डेली की इनकी, 1000 नोट की होती है, 2000 नोट की होती है। 1000 नॉट मतलब 100 यूरो हो गया है। तो 100 यूरो आप और ग्रोसरीज कर सकते हो जो आप चाहे, मतलब आप वहाँ पे कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा नॉर्वे। और नॉर्वे पहुँचने के बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट करना होता है? और इसके अलावा तो मेन प्रोसेस यही है। जो नॉर्वे पहुंच के उसके बाद आपने पार्ट टाइम जॉब ढूंढी। पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसी है वहाँ पे? मैंने सुना बड़े पाकिस्तानी रहते हैं। कम्युनिटी अच्छी है। हाँ, मैंने सुना बहुत रहते हैं पाकिस्तानी। काफी अच्छा है, हमें मतलब आते साथ ही रिस्पॉन्स अच्छा मिला था कमेटी की तरफ से, क्योंकि जब क्वारंटाइन था तो वो फूड इतना अच्छा नहीं होता था जो हम चाहते थे। हम मसालों वाले होते थे, यहाँ पर ये उबाल के सब्जियां दे देते थे हमें। दुकानें वुकानें हैं वहाँ पे जो होती हैं? दुकानें काफी हैं, ओस्लो में है, लेकिन ओस्लो में कम्युनिटी है। आप आपको हर ओस्लो से चीज, कितना दूर रहते हो? ओस्लो से मेरी 1 आवर की बस है, 1 आवर। 1 घंटे है? मैं चलो 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ हेलसिंकी से यार 4.5 घंटे ड्राइव पे रहता हूँ। यहाँ पर जो आप कह सकते हैं ना, अगर आप पाकिस्तान की बात करो ना, तो वो 1 घंटा बहुत है बस पे। हाँ, लेकिन यहाँ तो ऐसा फिंग करके गाड़ी ऐसी मैं लेके जाता हूँ गोली। हेलसिंकी 4.5 घंटे दूर है यहाँ, मैं सेनेयोकी में रहता हूँ, मगर पता भी नहीं चलता। गाड़ी क्रूज पे लगा के छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल, सुकून से आप जाते हो, आपको हर चीज फ्री मिल रही है, वाईफाई फ्री है, आप मोबाइल अटैच किया हुआ।
बस ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई। ये हो गया नॉर्वे पहुंचने के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए एज अ स्टूडेंट वीज़ा पर। और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो थी भाई। अगर कोई आपको इसमें बात ऊपर नीचे लगी हो तो हमारे साथ ये प्रोसेस हुआ था, आप लोगों के साथ क्या होता है वो अलग हो सकता है, डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। अब ये तीसरी वीडियो हो गई ये शायद इस सेशन की, और फाइनल वीडियो हम अकोमोडेशन और किसके ऊपर, पार्ट टाइम जॉब के ऊपर बनाएंगे और कितने कमा सकते हो आप यहाँ। अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल है तो फिर भी वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते जाइए, मैं उसका जवाब जल्दी आपको देने की कोशिश करूँगा। और फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट। थक गया हूँ वैसे मैं वीडियोस बनाते बनाते, बड़ा तीसरी वीडियो हो गई, एक ही दिन में बना रहे हैं हम दोनों बैठ के। ये तो अब्दुल रहमान का शुक्रिया है कि वो उसने इतना टाइम निकाला। वैसे बड़ी बात है भाई, ऐसे बनवाता नहीं है कोई, इतने सारे वीज़े लगते हैं यार, बच्चे भाग जाते हैं, बताते तक नहीं है कि वीज़ा लग गया, हम जब लगवा देते हैं ना